शुरू हो गया, स्टार्ट करो, कैसे बच्चे शुरू हो गया, आप लिखते रहेंगे बाकी। इतनी आता है हमेशा। चलिए, गुड इवनिंग क्लास। देखिए, कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करी थी और गुलाम वंश, मामुलुक वंश के बारे में हमने बात करी थी। तो मामुलुक वंश या कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद या गुलाम वंश के अगला किंग कौन था, तो हम उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लड़का था जिसका नाम था आराम शाह। जैसा नाम वैसा ही काम, आराम करते करते आया और आराम करते करते चला गया। उसे जाने का या उसके मरने का जो टाइम था या उसको मारा गया, साजिश थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो लड़की थी उसकी शादी करी गई थी इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ये भी एक शाही गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ये भी एक शाही गुलाम था। तो इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा, क्योंकि हर एक आदमी में या इस समय यहाँ पर शासन करने आया, एडमिनिस्ट्रेशन करने आया, वो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में गुलाम थे। तो यहाँ पर गुलाम वंश की एक कहानी शुरू हो गई है, गुलाम वंश की शुरुआत हो गई है। तो जैसे मैंने आपको कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, उसके बाद दूसरा जो था वो आराम शाह था, अब तीसरा जो आया है वो इल्तुतमिश आया 36 तक, 1211 टू 1236 तक। अब बात आती है इसके इंपॉर्टेंट वर्क की। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई हुई या नींव रखी गई थी मीनार की, तो कंप्लीट कराने के बाद इक्ता सिस्टम की स्टार्टिंग करेगा। इक्ता सिस्टम, ये इक्ता सिस्टम क्या था? रेवेन्यू से रिलेटेड एक सिस्टम था जिसमें रेवेन्यू जनरेट करना था। ठीक है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इक्ता सिस्टम की स्टार्टिंग कराई जाएगी। दूसरी बड़ी बात, इनके टाइम पे टका और जीतल दो कॉइन चलाए जाएंगे। टका और जीतल, ये बात याद रखिएगा, टका और जीतल दो कॉइन, टका और जीतल, एक सिल्वर का और एक कॉपर का। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, टका और जीतल। माइक किसका ऑन है भैया? माइक ऑफ कर लीजिएगा। टका और जीतल, टका जो था वो सिल्वर और जीतल जो था वो कॉपर का कॉइन था। ठीक है, इल्तुतमिश के यहाँ पर आपको दो चीजें पता लग गई, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, दूसरा टका और जीतल बनवाया, कॉइन चलाए, इक्ता सिस्टम, इक्ता दार, एक पोस्ट रखी गई, इक्ता सिस्टम बनाया, और उसमें इक्ता दार जो हुआ करता था वो उस पूरे रेवेन्यू को लेने वाला सबसे बड़ा, और उसके अंदर दो इकाई बनाई गई, दो चीजें बनाई गई। वली एक बनाया गया, वली जो होता था उसके नीचे काम करने वाला। ठीक है, अगला जो नाम है वो है रुकुद्दीन। रुकुद्दीन जो पर्सनालिटी है, ये इल्तुतमिश का लड़का है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन मिला इल्तुतमिश के जाने के बाद, और जब इसको एडमिनिस्ट्रेशन मिला तो यहां पर एक पर्सनालिटी हम भूल गए, हम बताना आपको याद नहीं रहा। यहां एक सिस्टम और बनाया था। एक सिस्टम कैसे बनाया गया? ये गुलाम था, इसने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था चहलगामी या तुर्क-ए-चालीसा।
तुर्क ए चालीसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चहलगामी या तुर्क ए चालीसा। तुर्क ए चालीसा का मतलब था तुर्क के 40 बड़े व्यापारी, 40 बड़े 40 लोग, 40 लोग, ये 40 लोग इल्तुतमिश की मदद करते थे। किस सेंस में? एडमिनिस्ट्रेशन में। उनके दिए हुए फैसलों को इल्तुतमिश अपने यहाँ पर अप्लाई करता था। तो अब जो पर्सनालिटियां बनी किंग, उसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तुर्क चालीसा ने रुकुद्दीन को बना दिया किंग, क्योंकि वो राजा का लड़का था, तो उसने कहा ठीक है भाई इसको बना देते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये लोग प्रॉपर हैवी हो चुके थे, प्रॉपर इसके ऊपर अपना टेक ओवर कर चुके थे। पहले इल्तुतमिश इनसे सलाह लेता था, लेकिन अब इल्तुतमिश इनसे सलाह की जगह पर ये लोग उसको प्रेशराइज करते थे कि यही ऑर्डर देना है, यही काम करना है, यही आपको करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि जनता परेशान हो गई, पब्लिक परेशान हो गई। जब पब्लिक परेशान हो गई तो पब्लिक के बीच में एक आक्रोश पैदा हुआ और पब्लिक ने सपोर्ट किया रजिया का। और इल्तुतमिश बहुत अच्छे से जानता था, जब इल्तुतमिश बीच में कार्यकाल पर चला गया, हट गया, छोड़ दिया, तो उसने रजिया को अपना बनाया था, अपना कार्यभार दिया था। और रजिया बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, इसलिए इल्तुतमिश ने कहा था फ्यूचर में अगर कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बाद संभालेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो रजिया संभालेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रुकुद्दीन तुर्क चालीसा की वजह से यहाँ आ गया। लेकिन जब जनता में आक्रोश पैदा हुआ तो जनता ने रजिया को वापस एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। ये पब्लिक के द्वारा बैठाई गई थी, ये तुर्क चालीसा के द्वारा और ये पब्लिक के द्वारा। अच्छा, यहां से एक बड़ी बात आपके सामने आएगी, यहां सभी लोगों के साथ एक नाम लिखा हुआ है सुल्तान, बादशाह नहीं है। व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द सुल्तान एंड बादशाह? ये बड़ी बात आपके लिए समझनी होगी कि भाई बादशाह किसे कहते हैं और सुल्तान किसे कहते हैं। हम यहाँ सुल्तान क्यों बोल रहे हैं, हम बादशाह क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, बादशाह आप मध्यकालीन भारत में जब पढ़ रहे होंगे तो अकबर के, बाबर के, हुमायूं के, इनके नाम के पीछे देखेंगे आप बादशाह। बाबर एक बादशाह था, हुमायूं एक बादशाह था, अकबर एक बादशाह था, औरंगजेब एक बादशाह था, जहांगीर एक बादशाह था, शाहजहां एक बादशाह था। लेकिन ये सभी बादशाह क्यों नहीं? सिंपल सी बात आप समझिए, जब आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे, एक आइडल बुक लेके आप पढ़ेंगे, मेरा काम यहां पर आपको चीजों को बहुत ज्यादा नहीं बताना है, मैं आपको चीजें कॉम्पैक्ट करके दे रहा हूं। लेकिन आप जब चीजों को पढ़ रहे हैं, आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके समझ में आ जाने चाहिए कि यार यहाँ ये बड़ी डिफरेंस हमने देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ बड़ा डिफरेंस क्या था? देखो, सुल्तान, सम्राट, विक्रमादित्य, महाराजा धीराज, परम भट्टाकर, इस तरीके के नाम आपको पीछे भी सुनने के लिए मिले थे। तो ये पिछले जो नाम थे, या वाजपेयी यज्ञ, इस तरीके के नाम आपको मिलेंगे। तो जो ये वाजपेयी यज्ञ, परम भट्टाकर, महाराजा धीराज, आपके जो शौर्य पुत्र नाम है, ये जिस तरीके के नाम है, जो उपाधियां हैं, ये क्यों दी गई, कैसे दी गई? तो मैं एक उपाधि आपके सामने यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, एक टाइटल क्लियर कर रहा हूँ। ये टाइटल है सुल्तान। तो सुल्तान ने दिया गया था इन्हें नाम, इन लोगों को सुल्तान कहा गया। सुल्तान इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रूलर नहीं थे। They are not a direct ruler. They undertaking by Turkey, तुर्क। और तुर्क क्या था? तुर्क में खलीफा की पोस्ट होती थी। खलीफा एक ऐसी चेयर, अगर हम यहाँ थोड़ी देर का गैप लें और चीजों को समझें तो हमें देखेंगे कि जब हम मध्य एशिया में या मध्य भारत में आ जाते हैं तो हमें यहाँ एक नया रिलीजन पता लगता है जिसका नाम है मुस्लिमिज्म। तो मुस्लिमिज्म, मोहम्मद साहब के साथ मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई। अगर मैं इसकी कहानी शुरू करूं या इसके बारे में आपको बताऊं तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब एक पैदा हुए, 500 के आसपास की कहानी है। 500 ईस्वी में जब वो पैदा हुए तो उनके साथ एक नया धर्म बना जिसका नाम था मुस्लिम। और जब वो मरे, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा मुहर्रम, एक त्योहार आता है मुहर्रम। जब आप यूपीएससी वगैरह देंगे तो उसमें आर्ट एंड कल्चर एक सब्जेक्ट होता है। आर्ट एंड कल्चर मेंस का एक सब्जेक्ट होता है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में मेहराब, पाषाण, ठीक है, नागशैली, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो वहीं पर एक ट्रेडिशनल चीज भी पूछ ली जाती है कि भैया मुहर्रम क्या है, खतना क्या है, ठीक है।
अब ईद कौन सी होती है? दो तरीके की ईद बनाते हैं, एक ईद उल जुहा होती है, ईद उल फितर होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये सब चीजें बड़ी बड़ी लेवल की कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। क्या हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब जब चले गए तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनकी चेयर पर एक चैलेंज बैठ गया कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की चेयर पर कौन बैठे। जैसे 10 गुरु हुए थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, इस तरीके की चेयर थी ना, 10 चाहिए। आखिरी गुरु कौन थे? उत्तराखंड में उनका बड़ा अच्छा तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। 10वें गुरु कौन है? कोई कमेंट लिख के देगा मुझे 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, ये कमेंट हो गया कि भाई गुरु कौन होगा? वो किताब होगी, पवित्र धर्म किताब। तो उसकी ही तरह यहां पर क्या किया गया, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जाने के बाद उस चेयर को एक आइडियोलॉजी के साथ बना दिया गया कि भैया अब कोई आदमी प्रॉफिट मोहम्मद नहीं बनेगा, या मोहम्मद की चेयर पर नहीं जाएगा, या नबी नहीं कहलाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नबी? नबी, नबी के बारे में आप जानते हैं, नबी इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, जो सीधा सीधा भगवान से कनेक्ट करता था इंसान को। ये लोग अपने आप को पैगंबर, पैगंबर सेम इज मीनिंग, नबी, पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड, ये सभी वही है। प्रभु यीशु ने भी अपने आप को कोई भगवान नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का प्रेम दूत हूं, दूत की तरीके से। तो यहां पर भी वही हुआ कि वो बैठा दिया गया। जब वो बैठा दिए गए तो उन्होंने उस चेयर का नाम बदल दिया और उस चेयर का नाम अब क्या रखा? खलीफा। तो चौथा जब खलीफा आया तो चौथा खलीफा था अली। अली के ही समय पे चैलेंज दिया गया। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे यहां आ गए और नवासे जो थे उन्होंने चैलेंज किया, लड़ाई करी। लड़ाई में करबला में उनकी मौत हो गई। करबला में जब उनकी मौत हो गई तो उस दिन हुसैन उनका नाम था, उनके नवासे का हुसैन। तो हुसैन की करबला में मौत कर दी गई अली के द्वारा। जब अली ने उनको मार दिया तो उस दिन बना गया मुहर्रम। उस दिन क्या शुरू हुआ? मुहर्रम। तो सिया और सुन्नी का बंटवारा, दो बड़े धर्मों का बंटवारा हो गया। एक सिया बने, एक सुन्नी बने। सिया वो लोग थे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे के साथ चले गए। इट मींस करबला में जो मरे थे उनके साथ निकल गए। करबला में कौन मरे थे मैंने अभी आपको बताया। नीचे फटाफट कमेंट लिख दिया करो भाई कि ये बने थे, ठीक है, हुसैन साहब। और एक जो अली के साथ चले गए तो वो क्या कहलाए गए? जो सिया बन गए वो, और सुन्नी वो जो अली के साथ चले गए। तो बस इसी चेयर को लेकर पंगे होते रहे। और ये आपसे कई बार पूछ सकता है कोई आदमी कि बताइएगा आखिरी खलीफा कौन थे। तो आखिरी खलीफा की जब कहानी आएगी तो मैं आपको आखिरी खलीफा के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी आपको पता लग गया। तो ये तुर्क में जो 40 लोग थे, ये वही 40 लोग थे जो खलीफा को टैक्स देते थे। और जो खलीफा को टैक्स देता था उसके नाम के पीछे लगता था सुल्तान। उसके नाम के पीछे लगता था सुल्तान। जिसने खलीफा को टैक्स देना बंद करा वो बन गया बादशाह। शाहरुख खान की मूवी का नाम भी है बादशाह, तो उसके साथ मत जाना, ठीक है। बादशाह उनके नाम के पीछे लगा जिन्होंने तुर्क में टैक्स देना बंद करा या तुर्क के खुतबे को पढ़ना बंद कर दिया। वो एक वर्ड आता है खुतबा। तो आप इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ उर्दू के लहजे पर भी काम करेंगे, क्योंकि उर्दू का जो लहजा है, जो ये तकिया है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर कुछ क्वेश्चन जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो नाम है वो सीधा सीधा पूछेगा कि खुतबा क्या था, या किस बादशाह ने पहली बार खुतबा पढ़ाया, कौन सा सुल्तान था जिसने खुतबे के बारे में बताया। या वो ऐसा पूछ सकते हैं कि बताइएगा ये तुर्क चालीसा क्या है, चहलगामी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के जो नाम है ये आपको याद रखने होंगे, इनके लिए आपको देखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% सारा का सारा फिट है या वो इनफ होगा, इनफ नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक समराइज कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, एक गाइड दे रहा हूँ। आपको पढ़ना घर में फिर भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब बात आ रही है वो तुर्क चालीसा ने जब इसको बैठाया तो इन्होंने उनकी बात मान ली। आशीष रावत अपना माइक ऑफ करेंगे प्लीज। आशीष रावत अपना माइक ऑफ कर दीजिए। आशीष रावत क्या आप सुन रहे हैं हमें? यप। आशीष रावत प्लीज माइक ऑफ कीजिए। यस। चलिए, अब 40 की बात आ गई थी। वो तुर्क के 40 था जब अगेंस्ट हो गए किसके? रजिया के अगेंस्ट हो गए। वाई? क्योंकि रजिया ने तुर्क के चालीसा को डिराई किया, सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई मैं आपके नियमों को नहीं मानूंगी,
क्योंकि आप जो नियम देते हैं वो जनता के विरुद्ध देते हैं, क्योंकि व्यापारी थे। आशीष रावत, आपने प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, अभी तक नहीं आपने अपना माइक ऑफ किया है। इसको बोलना ही अब अभी नहीं। आशीष रावत एक सेकंड कर रहा है इसको। हाँ अब कर दिया। चलिए, अब रजिया क्यों डिनाई करती थी? रजिया इन लोगों को इसलिए डिनाई करती थी क्योंकि ये तुर्के चालीसा व्यापारी हैं। सेम कंडीशन जैसे मोदी जी कुछ व्यापारियों को बेनिफिट दे रहे हैं, बाकी जनता को इग्नोर कर दिया। सेम कंडीशन वही था कि ये अपने व्यापार, अपने ट्रेडिशन के लिए काम करते थे, अपना ट्रेडिंग बढ़ाना है, अपना ट्रेडिंग को देखना है, बाकी जनता के लिए कुछ नहीं। लेकिन रजिया जो थी वो जनता के द्वारा चुनी गई थी। जो पर्सन थे वहां के, जो जेंट्री थी, उसने उसको लिया था और वो इसके अगेंस्ट हो गई। तो रजिया के खिलाफ इन्होंने लॉ निकाल दिया कि भाई अब जो सुल्तान है वो लड़की है, और लड़की को सुल्तान है तो वो दरबार में नहीं आ सकती। दरबार में आने लगी, अक्सर दरबार में आने लगी, तो एक बड़ा इशू हो गया कि भाई रजिया जो है वो औरतें वाले कपड़े पहनती है, मर्दाना कपड़े ना पहने। रजिया ने मर्दाना कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अब रजिया ने मर्दाना कपड़े पहने, उसके बाद टोपी लगाई, तलवार चलाई, ऐसे बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए। रजिया को इस गुनाह के लिए पकड़ लिया गया, जेल में रख लिया गया। इसकी जो शादी हुई थी इल्तुनतुनिया से करी थी, वो भी एक राजा था, और इल्तुनिया से इसकी शादी हुई और ये फिर उसके साथ भाग गई। जब ये भागी जेल से छोड़कर, तो हरियाणा में एक जगह है कैथल, हरियाणा की एक जगह है जिसका नाम है कैथल। ये कैथल में इमली के पेड़ के नीचे इसको मार दिया गया। तो यहां पर इसकी डेथ हो गई और ये यहां से चल बसी। अब बलबन या इसके जो 40 लोगों का काम था वो सॉल्व हो गया। अब अगेंस्ट 40 लोग वापस यहाँ एक नई पर्सनालिटी को लाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखिएगा। बीच में बहुत सारे शासक हैं, रूलर हैं, उन रूलर्स को हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग टू डू। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको पढ़ा जाए या देखा जाए। याद रखिएगा, हिस्ट्री में वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जिन्होंने कुछ भी है तो नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में काम किया। और यूपीएसएससी हो या एसएससी हो या ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्वेश्चन को पूछते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं पूछती। आप न्यूज भी पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव न्यूज नहीं पढ़िएगा, नेगेटिव न्यूज किसी भी सेंस में नहीं आएगी। नेगेटिव न्यूज में ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कभी नहीं आता है। आपने किसी एग्जाम में देखा कि भाई वो एक्सीडेंट हुआ था, वो बताओ कहाँ हुआ? हमेशा उस सेंस को पूछा जाता है जिस सेंस में बड़ा चेंज हुआ हो, कोई बड़ा चेंज हुआ हो। अगर आपके उत्तराखंड की भी कोई घटना है तो वो बताएगी आपदा, उस आपदा के बारे में क्यों पूछा? भाई वो नदी पूछ ली है, किस नदी में वो आपदा आई थी। तो ये सेंस क्या है, उससे आपका पॉजिटिव एक्सपेक्ट पूछते हैं कि लोगों को उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट में क्या पता लगा। तुर्क चालीसा से एक पर्सनालिटी निकल के बाहर आई जिसका नाम था बलबन, और ये पर्सनालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस पर्सनालिटी की खास बात ये थी कि तुर्क चालीसा का मेंबर था। इसका मेंबर होने की वजह से जब कोई नहीं मिला रूलर, तो इन्होंने अपने ही मेंबर को यहाँ पर रूलर बना दिया, बलबन को। अब जब बलबन यहाँ पर बैठा तो बलबन ने एक नाम दिया। बलबन यहाँ आते ही कहने लगा कि मैं तुर्क चालीसा का मेंबर तो था लेकिन मैं गुलाम नहीं था, मैं गुलाम नहीं हूं। तो इसने कहा भाई मैं गुलाम नहीं हूं, तो तुर्क चालीसा भड़क गई। तुर्क चालीसा कहने लगी अरे तो हम में से निकला था और हमारा ही विरोध करने लगा। तो इसने अपने आप को तुर्क का शासक बताया। इसने कहा कि मैं तुर्क का शासक हूं और खलीफाओं के वंशज का हूं, खलीफाओं का वंशज हूं। इसने अपने आप को क्या कहा? मैं खलीफाओं का वंशज हूं। और जैसे इसने अपने आप को खलीफाओं का वंशज बताया तो तुर्क चालीसा को अपने अगेंस्ट कर लिया। अब तुर्क चालीसा जो थे ये इस बलबन के अगेंस्ट हो गए और इसने तुरंत, बलबन ने एक नया कानून पास किया और तुर्क चालीसा का अंत कर दिया। भाई डिनाई खत्म हो गई। ये बात आपको पता लग गई। इल्तुतमिश ने शुरू करी और बंद किसने करी? तुर्क चालीसा बलबन ने। किसने बंद करी? बलबन ने। अब बात करते हैं कि बलबन ने अपने आप को किसका वंशज बताया। तो बलबन ने अपने आप को अफराशियाज का वंशज बताया। किसका वंशज बताया? अफराशियाज। ये अफराशियाज क्या था? ये अफराशियाज वही लोग थे जो तुर्क के टाइम के या तुर्क खलीफाओं के टाइम के राजा हुआ करते थे। तो ये कहने लगा कि भाई मैं तो किडनैप कर लिया गया था, किनका? लोगों द्वारा, अफगानियों द्वारा, और मुझे बेच दिया गया तुर्क चालीसा के लोगों को। मैं तो लबकी अफराशियाज का वंशज हूं। तो ये बात याद रखना, अफराशियाज। अफराशियाब का वंशज कौन है? बलबन। शुरू किसने किया तुर्क चालीसा? इल्तुतमिश। खत्म किसने किया? बलबन ने।
अब इसके बाद बलबन ने क्या किया, बलबन ने एक नया सिस्टम तैयार किया, उसने पायपोशा, सजदा, नवरोज, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, पायपोशा, सजदा, नवरोज, ये तीनों चीजों को स्टार्ट किया। व्हाट इज दिस पायपोशा, व्हाट इज दिस नवरोज, व्हाट इज दिस सजदा। तो पायपोशा, सजदा और नवरोज, हम तीनों के बारे में बात करते हैं। इसी के बाद मुकद्दम और वली, दो विभाग बनाए। मुकद्दम और वली एक स्पाई थे, पहले जासूस, मुकद्दम और वली। इसी के बाद बलबन इस वंश का आखिरी शासक जिसे कहते हैं, टॉप मोस्ट आखिरी शासक था। इसके बाद हालांकि एक शासक और है, वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए बलबन के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं सजदा क्या होता है, पायपोशा क्या होता है, ठीक है, और नवरोज क्या होता है। पारसियों के नए त्योहार को नवरोज कहते हैं। पारसियों के नए त्योहार को या नए वर्ष को क्या कहते हैं, नवरोज कहते हैं। तो बलबन ने नवरोज की शुरुआत करी, एक नया त्योहार। दूसरा बड़ी बात, बलबन ने पायपोशा और सजदा जैसी घटनाओं को जन्म दिया। पायपोशा और सजदा क्या थे, ये तो एक्टिविटीज थी जो सुल्तान के सामने जाने पर करनी होती थी। तो ये करनी क्या होती थी, अपना सर को झुकाकर उसके सामने आदाब बजाना होता था। तो जब वो बजाते थे तो उसको कहते थे सजदा। और पायपोशा, पायपोशा था उसके हाथ पैरों को पकड़कर चूमना, तो ये पायपोशा भी बलबन ने शुरू करा। तो पायपोशा, सजदा और नवरोज, तीन चीजें आपके सामने आ गई, ये यहाँ पर खत्म होता है। तो अब हमने यहाँ पर हमने खिलजी वंश की शुरुआत करनी है और गुलाम वंश का अंत कर दिया। ये गुलाम वंश का अंत हो गया भैया, ठीक है। अगर किसी को इसमें भी और ज्यादा डाउट रहता है, कुछ और ज्यादा डीप पढ़ना चाहता है तो पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना व्हाट्सएप पे मुझे मेल आईडी शेयर कर लेंगे, मेरा व्हाट्सएप में मैं आपके हूं, आप मुझे वहां पर अपनी मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको अपने कुछ नोट्स भेज दूंगा पीपीडी फॉर्म में, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी मेल आईडी ले लीजिएगा। आप इस पर मुझे अपनी प्रॉब्लम टेक्स्ट करके दे दीजिएगा, मैं इस पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। दूसरी बड़ी बात है, आप अपने नोट्स जरूर ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप सभी लोग मुझे जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, या तो मुझे मैसेज मेल कर दें नोट्स के लिए, लिख दें नीचे सब्जेक्ट में, ऐसे आप अपना सब्जेक्ट डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे हिस्ट्री, तो मैं आपको वो मेल पे आपको आपके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आप देखते रहिएगा, ऐसे मेल पर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको मेल पर मेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को इससे हटकर भी कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरे को कुछ चीज समझनी है या कुछ चीज रह रही है या ये चीज और अच्छे से बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मुझे बाकायदा ग्रुप में, आपके पास मेरे पास नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका बुक बताऊंगा, बुक नहीं बताऊंगा तो आपको अपनी कोई क्लास दूंगा, जैसा भी होगा वो सुविधा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब आती है बात खिलजी वंश की। देखिए, आपने खिलजी वंश के लिए पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर आई थी पद्मावती। फटाफट पद्मावती के राइटर का नाम बता दीजिएगा, क्या है पद्मावती के राइटर का नाम, और ये किस टाइम पीरियड में लिखी गई थी। अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे लगता है कि आप पिक्चर भी अच्छे से देखते हैं। हालांकि मैं इसका आंसर यहां आपको नहीं बताऊंगा जब तक आप इसका टाइप करके आंसर का, क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी बड़ी बात है, जब आपने पद्मावती देखी तो पद्मावती मूवी आपने जब देख रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे डांस कल्चर आप देख रहे होंगे। एक उसमें डांस हुआ राजस्थानी, तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि घूमर नृत्य कहाँ का है, तो घूमर नृत्य जो है वो पद्मावती मूवी में किया गया है। तो आप मूवी भी देखते हैं तो ध्यान से देखिए, खासतौर से मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, उन लोगों को कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी है। उनकी आंखों के सामने जो भी चीज निकल के गई है उसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई विजन होगा, कोई ना कोई चीज जरूर होगी। तो आप हर चीज को अपने, मूवी भी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, दिन में 18 घंटे पढ़िए वो बेवकूफ वाली बातें हैं। मूवी भी देखिए, न्यूज भी सुनिए, हर चीज करिए, क्योंकि हर एक चीज में कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज छुपी हुई है। तो आपने सभी ने पद्मावती मूवी देखी होगी। ये पद्मावती मूवी किसने, मतलब मूवी तो छोड़ो, मूवी तो अलग चीज है, ये नॉवल है, ये किसने लिखा है,
ये कहानी जो है वो किसने लिखी है इसके बारे में बात करेंगे। कथा जो है ये किसकी है। इससे पहले हम बात करते हैं, इसमें खिलजी के वंश के बारे में बताया गया। इसमें कौन से खिलजी है, कौन सा किंग है, इसके बारे में बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करें खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की जो स्टार्टिंग है वो 1290 से शुरू होती है, 1320 एडी तक चलती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी, मलिक मोहम्मद जासी आया। मलिक मोहम्मद जयसी, बिल्कुल ठीक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने जवाब दिया बहुत बढ़िया है। मलिक मोहम्मद जयसी जो आपने देखा है ये किसके समकालीन है, किस राजा किस किंग के टाइम की कहानी है। अब बात आती है आपकी, देखो यही क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जयसी तो बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा, बहुत लोगों ने जवाब देख रखा है, लेकिन अब बात आती है किसके टाइम की है, किसके। तो आप कोई बात नहीं, मैं जब आगे उस टाइम तक पहुंचूंगा, उस टाइम पीरियड में पहुंचूंगा तो मलिक मोहम्मद जयसी के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि मलिक मोहम्मद जयसी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों लिखा, ये काव्य कथा है, कहानी है, क्या है, ये ऐसी क्यों रची गई। चलिएगा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब ये मूवी बन रही थी तो डीयू जेएनयू बहुत सारे बच्चों के साथ ही ऐसा हुआ कि उन्होंने भी इस किताब को, कहानियों को उठाया, देखा और पेपर में भी आया था। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर के अलावा ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया गया। हालांकि जब ये पिक्चर हुई तो उस टाइम ग्रुप सी का एक एग्जाम हुआ था और ग्रुप सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये पद्मावती मूवी है, पद्मावती जो कहानी है वो किसने लिखी है। मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखी है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, थैंक यू। तो अब आती है आपके सामने खिलजी डायनेस्टी। तो जलालुद्दीन खिलजी ये बड़ी पर्सनालिटी है। जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजियों के पहले राजा या पहली स्टार्टिंग इन्होंने करी खिलजी वंश की, जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी स्टार्ट करके इस धर्म को या इस डायनेस्टी को चले जाते हैं। खिलजियों के अंत जो होता है, ये खिलजियों की, ये जलालुद्दीन खिलजी को इन्हीं का भतीजा मार देता है। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, इनका भतीजा जो है वो इनकी हत्या कर देता है। उनका सिंपल सी बात है, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहता था, खिलजी वंश का पूरा भागडोर उसके हाथ में जानी चाहता था। तो उसने क्या करा, अपने ही चाचा को मार दिया। अब जब उसने अपने चाचा को मार दिया तो यहां क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में आया। उससे पहले जो ये जलालुद्दीन खिलजी था, ये एक ऐसा शासक था जो दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था। खिलजी वंश बड़ा टाइट था क्योंकि इसमें आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। इस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट बात है या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। अब